हाय हेलो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं हमरे दुर्गा काली करण अर्जुन, हमरे एकदम क्लोज क्लोज फ्रेंड। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया है ना? मजा में एकदम जबरदस्त होना ही चाहिए भाई। हम लोग एक बिहारी सब पे भारी परिवार के जो हो गए हैं। स्वागत करते हैं हम आपका आपके अपने परिवार में। जहाँ भी हैं देखिए, कंबलवा में नुकाने से काम नहीं चलेगा। जल्दी चले आइए, काहे कि हम लोग को करना है। जानबे करते हैं, इंतजार कर रहा है वो हमरा। हम लोग का इंतजार कर रहा है कौन? करंटवा। ससुरा करंटवा के साथ हम लोग को अफेयर जो करना है एकदम जबरदस्त। तो जल्दी चले आइए। इससे पहले कि अफेयर शुरू कर दें, जरा हालचाल पूछ लिया जाए। तब बताइए, कल का दिन कैसा रहा आपका? सब बढ़िया रहा कि नहीं? हाँ, हमको भरोसा है जबरदस्त रहा होगा। कोनो तकलीफ तो नहीं रहा ना? ससुरा कोनो तकलीफ अगर आपको परेशान कर रहा है ना, कि देखो, हम जानते हैं आप यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं, लेकिन हम आपको टाइम पे सुतने नहीं देंगे, उठने भी नहीं देंगे, फंसा देंगे इधर उधर मोह माया में। हाँ, गर्लफ्रेंड के चक्कर में फंसा देंगे, बॉयफ्रेंड के चक्कर में फंसा देंगे, फिल्मुआ देखने के चक्कर में फंसा देंगे, कुछ न कुछ चक्कर में फंसा देंगे आपको। आपका रूटीन फॉलो नहीं करने देंगे। ऐसा सब परेशानी हो सकता है आपको परेशान कर रहा हो। अगर है ना चोटवा ऐसा सबको न परेशानी, तो क्या करिए? कुछ करना नहीं। एक दिन आप देखिए, आप सोते हुए हैं तो परेशानी सब भी दूर है। जैसे ही आप उठें, अपने पास एक तो बोरा लेके उठिए, ठीक ना? अब देखिए, बोरा लेके उठे, उठते ही ऐसे बोरा मुंह माथा पे लगा दीजिए। माथा में वो बाहर से आएगा, बोरवा में उसको पैक कीजिए। आप कहिएगा भीतरों में तो रहता है, कोई नहीं, आप समझ लीजिए कि बोरवा में वो पैक हो चुका है एकदम। अरे मानने से ही तो होता है। आप मानते हैं कि अंदर में कमजोरी है तो है, नहीं मानिए तो लड़ने का ताकत आ जाता है। तो मान लीजिए बोरवा में पैक हो गया, ठीक। अब उसको लेके चलिए, लेके चलिए। कहा चलो आज तुमको गंगा नदी का सैर कराएंगे। और ले जाके गंदा नाला में फेंक डालिए उसको। कहा तुम अब यहाँ पे डिस्को डांस करो, कर दे मुश्किल जीना इश्क कमीना। और उसके बाद बढ़िया से चले आइए। और उसके बाद अपना किताब को हाथ में लीजिए, और तब किताब के साथ गाना गाइए। तुम पास आए, यूं मुस्कुराए, हमको आईएएस बनने का सपना दिखाए। अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करें? हाय, लबासना जाने के लिए अंदर में कुछ कुछ होता है। रोज अपनी किताब कॉपी के साथ ऐसा ऐसा गाना गाया कीजिए, और उसको मस्त सुतियाया कीजिए, कोना में खोपचा में इधर उधर ले जाके। बस धीरे धीरे अपने साथ कनेक्शन बढ़िया हो जाएगा, और उस ससुरा का हालत बुरा का है कि नहीं? तो आइए हम लोग अब ज्ञान के समंदर में कूदी मारे, करोड़िया करोड़िया मुस्कान बिखेरते हुए परिवार में। सुनिए, कछु सुनाते हैं। दो ठो जबरदस्त दोस्त रहता है। का रहता है? दोस्त एकदम जान छिड़कने वाला एक दूसरा पर। अब एक बार का होता है कि एक ठो दोस्त की तरफ बाढ़ आ जाता है मोहल्ला में। अब दूसरका को पता चलता है, फोन करता है, अरे तुम ठीक तो है ना? अरे का कहें दोस्त, बहुत बाढ़ आ गया, हम आ रहे हैं तुम्हारा मदद करने के लिए, तुमको बचाने के लिए। नहीं नहीं,
इधर नहीं आओ, अभी तो पानी भर रहा है। कितना पानी है? वो बाहर जाके देखा छतवा पर से, कहा कि घुटना भर पानी लग रहा है। अच्छा घुटने भर है ना, हम आते हैं। आया उधर से, आया, अब उसका वो डूबने-उबने लगा, पूरा माथा पर के पास पानी गर्दन-वर्दन तक पहुँचने लगा। अब वो हाथ पाँव मारे चिल्लाए, "रे दोस्त बचा रे बचा।" अब देख रहा है हमारा दोस्त डूब रहा है। जल्दी से किसी को भेजा अपना घर में से कि हमरे दोस्तवा को बचा के लाइए ज़रा। अब उसको लेके आया। अब वो दोस्त कहता है, "कहा रे, ऐसा हमसे झूठ काहे बोला तुम?" हम का झूठ बोले? तुम बोला कि घुटना भर पानी है और देखो हम डूबने वाले थे, अभी का होता हम लोग हमरा तुम हमसे झूठ बोल। नहीं नहीं, तुमसे हम झूठ बोलेंगे? वो का हुआ ना, जब तुम फोन किया ना तो हम जाके देखे छत पर से, तो हम देखे 2 गो बत्तख इधर से जा रहा था और उसका घुटने भर पानी था, तो हम तो सच्चे बोले। जय हो। आइए अब हम लोग कुछ बढ़िया-बढ़िया एकदम वर्च्यू वाला, वैल्यू वाला, गुण वाला बात पढ़ के करेंटवा के साथ अफेयर शुरू करते। आइए। हम भी दरिया हैं, हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। हम लोग को हमेशा अपने हुनर पर काम करना चाहिए, है कि नहीं? मंजिल तो मिल के रहेगा। मंजिल पर काम करेंगे तो हुनर नहीं आ सकता है, लेकिन हुनर पर काम करेंगे तो मंजिल मिलने से कौन रोक सकता है? हम लोग खुद नहीं रोक पाएंगे अपने आप को, है कि नहीं? आइए आप विचार कीजिएगा। हम लोग करेंटवा के साथ अफेयर करते हैं। पहला टॉपिक का नेपाल अर्थक्वेक। इसमें 2 फैक्ट निकल के आया है। एक जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाएगा और दूसरा जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो पहला प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंट कि ये जो पहले तो ये बता दें कि आप हो सकता है कि न्यूज़ में था, पेपर में भी था, आप हो सकता है देखे हो। नेपाल में जबरदस्त अर्थक्वेक आया, जबरदस्त भूकंप आ गया नेपाल में। 6.4 मैग्नीट्यूड का। कितना? 6.4 मैग्नीट्यूड। आप जानते हैं अर्थक्वेक को रिचर स्केल पर नापा जाता है। तो 6.4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया। बहुत सारा लोग, करीब 157 बताया गया कि नुकसान हो गया, लोग मर गए। और करीब 100 से भी ज़्यादा घर जो है वो तहस-नहस हो गया है। तो भयंकर इसका झटका बिहार का कुछ जगह, यूपी का कुछ जगह, यहाँ तक कि दिल्ली में भी फील हुआ इसका झटका। ऐसा था, इतना भयंकर अर्थक्वेक आया था। तो अगर चांस हो जब ये सब का कोई बड़ा घटना, और अर्थक्वेक इधर भी बहुत आता रहा है जिस पर हम लोग बात भी किए, तो अर्थक्वेक देख रहे हैं खूब आ रहा है। तो चांस है कि मेंस में अगला साल जो है 2024 में अर्थक्वेक पर एक क्वेश्चन आ जाए, और प्रीलिम्स में भी हो सकता है अर्थक्वेक के या तो बेसिक कॉन्सेप्ट पर पूछे या फिर जो करंट में है उसका कोई जगह का बात करके पूछ ले। तो दोनों तरफ से पूछा जा सकता है। अर्थक्वेक एज अ सेपरेट टॉपिक हम लोग कभी बात करेंगे, पूरा डिस्कस करेंगे, ताकि मेंस और उसका बेसिक वाला जो पोर्शन है वो क्लियर हो जाए। आज करंट वाला पोर्शन, ये करंट क्लास है तो करंट पोर्शन क्लियर करना पड़ेगा। आइए देखिए, तो ये जो है नेपाल में अर्थक्वेक आया कहाँ ससुरा, कहाँ पे आके तहलका मचा डाला, एपी सेंटर कहते हैं जहाँ से शुरू होता है, वो कहाँ पे था? जाजर
कोट में एपिसेंटर था। इसको प्रीलिम्स में कैसे पूछा जा सकता है? जाजर कोट का नाम हो सकता है दे दे, अब पूछे कि किस जगह पे है, साथ में मैच द फॉलोइंग करने के लिए दे दे। ऑप्शन में या तो नेपाल देगा या कुछ और देगा, तो आप आराम से जाजर कोट कहाँ है? नेपाल में। ठीक, जाजर कोट नेपाल, बस ये ध्यान रखना है आपको। मेंस के लिए इसमें से कौन सा फैक्ट इंपॉर्टेंट होगा? अगर अर्थक्वेक पर आया क्वेश्चन तो आप इस फैक्ट का उल्लेख कीजिएगा, इस फैक्ट से ही आंसर शुरू कीजिएगा अर्थक्वेक का। काहे हम बोल रहे हैं, और भी हम अर्थक्वेक वाला दिए हैं आपको, अफगानिस्तान में आया था, दुद्दुठो याद होगा आपको। लेकिन चूंकि नेपाल में आया है, उसको भी कोट कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम कहेंगे इसको कीजिए। काहे? कि इसका झटका जो है भारत में भी फील हुआ है, दिल्ली तक हिला है, तो इसीलिए इसका अगर आप उल्लेख करते हैं तो ज़्यादा मज़ेदार रहेगा। है कि इंडिया का एग्जाम है, इंडिया में से जुड़ा हुआ फैक्ट अगर आप डालते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। तो फैक्ट आप देखिए, आपको किस तरह से आंसर शुरू करना, वो फैक्ट का होगा। अब पावरफुल earthquake of magnitude 6.4 struck Nepal, which killed around 150 persons and destroyed many houses। ये फैक्ट रहा आपके मेंस के एग्जाम के लिए कि एक पावरफुल अर्थक्वेक आया, कितना? मैग्नीट्यूड 6.4। अगर आपको याद रखने में दिक्कत हो 6.4, तो इसको आप अराउंड 6.5 लिख सकते हैं। पावरफुल मैग्नीट्यूड ऑफ अराउंड 6.5। ठीक, अराउंड देने से आसपास तक, 6.5 सब याद रखना भी आसान होता है, तो ये भी याद रहेगा। 6.4 स्ट्रक नेपाल, नेपाल को स्ट्रक किया, हिट किया। विच किल्ड अराउंड 150 पर्सन। देखिए आप बोलिएगा, आप बोले 157, लेकिन हम अराउंड करके दिए, हो सकता है कुछ लोग इंजर्ड भी हुआ है, तो हो सकता है कुछ और बढ़ जाए लोगों का, तो आप अराउंड में दे देंगे तो काम पर चल जाता है। अराउंड 150 पर्सन एंड डिस्ट्रॉयड मैनी हाउसेज। ये लिखने का एक शैली है जो आपको इस फैक्ट को भी मास्टर करना है। फैक्ट का बहुत ज़रूरत पड़ेगा, आपके मेंस का जो आंसर होगा ना उसको वजनदार बनाएगा, डेप्थ वाला। ठीक है, तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट था आपके लिए, ई प्रीलिम्स और ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक अब चलते हैं हम लोग दूसरा फैक्ट की तरफ, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहेंगे और कुछ। आप सोचेंगे कि नेपाल में अर्थक्वेक आया तो ये इंडिया कैसे हिल गया, ऐसा क्या होता है? अगर अर्थक्वेक आप पढ़े हो कभी, या तो होता क्या, ये अर्थक्वेक कैसे आता है? आप जानते हैं कि धरती के अंदर जो है, कहते हैं प्लेट्स, आप जानते हैं कोर मेंटल होता है अंदर में। ठीक, ऊपर का भाग अर्थ में क्रस्ट, मेंटल, कोर का बात सुनते होंगे। धरती का जो लेयर है वो 3 भाग में विभाजित है। मान लीजिए ये धरती का लेयर है, इसको ऊपर वालों को कहते हैं क्रस्ट, बीच में मेंटल, धरती का सबसे बीच वाला पोर्शन वो है कोर। ये थोड़ा मजबूत होता है, लेकिन ये मेंटल जो है ये थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में है। ठीक, और ये कोर भी फिर से थोड़ा सा इसमें लिक्विड सॉलिड दोनों मिला। तो ये जो पोर्शन है, हम बोले तो अंदर में प्लेट होता है। प्लेट समझिए एक तरह से धरती का ही भाग है अलग अलग, जिसको प्लेट बोलते हैं। इसमें आपको बहुत सारा स्फेयर मिलेगा, लिथोस्फेयर, खैर वो पूरा बेसिक्स का हो जाएगा, हम लोग कभी उस पर बात करेंगे। ठीक,
तो अंदर जो प्लेट होता है वो आपस में मूव करता है उधर, चूँकि लिक्विड है तो मूव करता है, हिलता रहता है। वही कभी-कभी आपस में अगर रगड़ खा जाता है ना, तो उस रगड़ की वजह से कंपन निकलता है, जिससे कि भूकंप आता है पृथ्वी पर। तो अभी जो आया ई नेपाल में, ई किस प्लेट के टकराने से आया? ई आया इंडिया, एक तो जानते हैं हम इंडिया की तरफ से इंडो और यूरेशिया, इंडिया और यूरेशिया का प्लेट जो है आपस में टकरा है, ठीक? इसीलिए ई पूरा भूकंप आया नेपाल में और अर्थक्वेक फील हो गया इधर, हमारे इधर भी। दिल्ली का एरिया का बात करें, वो सब जो है, दिल्ली का जो एरिया है वो रिस्क जोन में डिवाइड किया जाता है अर्थक्वेक का एरिया सब। अर्थ जो है हमारा अर्थक्वेक को लेकर कुछ रिस्क जोन में डिवाइडेड है 1 to 5, ठीक? तो दिल्ली वाला जो एरिया है वो जो रिस्क जोन 4 में आता है। किस में आता है? रिस्क जोन 4 में, जिसको कहते हैं हाई डैमेज रिस्क, ठीक? और आप नेपाल वाला जो जाने, नेपाल का एरिया थोड़ा सा बिहार का ऊपर का एरिया जो है, इसमें दरभंगा सब भी आ जाता है थोड़ा सा, और उसके आसपास का एरिया मुजफ्फरपुर, इधर मतलब ऊपर का थोड़ा सा जो नेपाल से सटा हुआ है, ये जो एरिया है आपको सहरसा सब, और हाँ, ये जो है रिस्क जोन 5 में आता है, हाईएस्ट डैमेजिंग रिस्क। तो वहाँ पे जो है अक्सर ये प्लेट सब टकराता रहता है और ये जो है भूकंप, बड़े मैग्नीट्यूड का भूकंप आता रहता है, ठीक? तो ये बात होता है, प्लेट के मूवमेंट से अर्थक्वेक आया। अब अर्थक्वेक कितना बड़ा आएगा वो डिपेंड करता है कि आपका जो एरिया है कौन से रिस्क जोन में आता है, ठीक? जोन 1 होता है लोवेस्ट और जोन 5 जो होता है वो होता है हाईएस्ट डैमेजिंग रिस्क जोन, ठीक? इस तरह से डिवाइडेड है ये अर्थक्वेक का जोन सर। तो अभी जो आया था वो हाईएस्ट डैमेजिंग रिस्क जोन के नेपाल में आया था, ठीक? आप कहिएगा ये डिसाइड कैसे होता है? तो प्लेट के नज़दीक कौन सा है उस हिसाब से रिस्क जोन डिसाइड होता है। वैसे भी जानते हैं आप, हिमालय के करीब में है तो पहाड़ी एरिया सेंसिटिव एरिया होता है, इसीलिए वैसा एरिया को जो है वैसा ही रिस्क जोन में डाल दिया जाता है। अब चलिए दूसरा टॉपिक की तरफ हम चलें। अक्सर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इस तरह का क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, नाम दे देगा एक ठो, कहेगा ये क्या है, जैसे बैक्टीरिया हो, फंगस हो, ये सब चीज़ का पे पूछता रहता है। एक बार पूछा था कि मॉस और लाइकेन क्या होता है। इस तरह का अगर कोई नया टर्म उसको मिलता है ना तो पूछता रहता है। तो एक ऐसा ही नया टर्म हमको मिला है, ठीक? और ये जो टॉपिक भी है उसका फेवरेट टॉपिक में से एक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एच पाइलोरी, एच पाइलोरी ये क्या है? ये एक बैक्टीरिया है, ड्रग रेसिस्टेंट बैक्टीरिया। दो तरह से पूछ सकता है यूपीएससी, इन नाम दे देगा आपको, कहेगा ये क्या है, नीचे में लिख देगा बैक्टीरिया, फंगस, वायरस। तो ये क्या है? ये बैक्टीरिया है, एच पाइलोरी। अभी एक ड्रग का नाम आ रहा था, ड्रग मतलब दवाई, जानते हैं आप? तो उसके प्रति ड्रग रेसिस्टेंट क्या होता है कि अब देखिए, अब कोई दवाई शुरू हुआ, अब जानते हैं कि दवाई क्या करता है, हमारे अंदर ठीक करता है, बैक्टीरिया, कीटाणु, फंगस जो भी उसको मार के हटाता है अगर ऐसा कोई रहता है। लेकिन अभी बैक्टीरिया सब समय के साथ एकदम तेज होते जा रहा है कि जानते हो, नए दवाई लेके आ रहा है सब हम लोग को मारने के लिए। हम लोग भी अपने आप को मजबूत बनाओ एकदम।
तो शुरुआत में तो मरता है, लेकिन धीरे-धीरे वो लोग क्या करता है कि वो लोग इसका आदी हो जाता है। उसके हिसाब से अपने अंदर भी वो लोग चेंज लाता है। तो धीरे-धीरे क्या होता है, अब पहले जिस बीमारी पे ये असर कर रहा था, जिस दवाई से ये मर जाता था, अब उससे नहीं मरता रहता है। तो वही ड्रग से रेसिस्टेंट हो जाता है, मतलब इस ड्रग से अब हमको खतरा नहीं है, इसके प्रति हम रेसिस्टेंट हो गए हैं। ऐसा बैक्टीरिया सब करता है अपने में मोटिवेशन। इसीलिए कहा जाता है ड्रग रेसिस्टेंट बैक्टीरिया। तो एक ड्रग के प्रति ड्रग रेसिस्टेंट हो गया है। तो ड्रग रेसिस्टेंस एक अच्छा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यूपीएससी पूछता रहता है इस पर। काहे कि हम लोग का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, जिसमें इंडिया बहुत अच्छा करता है। तो उसकी दवाई के प्रति अगर कोई ड्रग रेसिस्टेंट हो जाए तो इंडिया को प्रॉब्लम होगा। तो ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट हो जाता है इसके लिए, हम लोग के लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, आप सोचिएगा ऐसा कैसे हो सकता है। अब आप ही देखिए, एक और एग्जांपल देखिए, होता है ऐसा। आप मान लीजिए जब किसी नए माहौल में गए, तो आप पहले आदत नहीं थे तो आपको प्रॉब्लम होता है कि नहीं। लेकिन अगर आप वहाँ रहने लगे थोड़ा टाइम तक, तो आप उस माहौल का आदी हो जाएंगे, आपको दिक्कत नहीं होगा। पहले मच्छर लो, पहले मॉर्टिन जलता था घर में, आप जानते होंगे। तो मच्छर लोग मॉर्टिन से भाग भी जाता था। अब जहाँ पे मॉर्टिन जलाइए, उसके ऊपर में बैठ के, उसके धुइयाँ के ऊपर में बैठ के मीटिंग करता है वो लोग। उसके ऊपर में बैठ के मीटिंग करता है कि आज ऐसे काटना है, आज कान में घुस जाएंगे, आज नाक में घुस जाएंगे, आज कपड़ा में घुस जाएंगे, उस पिछवाड़े में काट लेंगे उसको। ऐसा सब मीटिंग वो लोग मॉर्टिन के ऊपर में बैठ के करता है। इसीलिए मॉर्टिन सब अब भागने लगा है, ऑल आउट, हाई वोल्टेज सब आने लगा है, देखते होंगे। वही होता है इसी तरह। आइए अब आगे चल। दो ठो इम्पोर्टेंट फैक्ट मेरे हाथ लगा है। ठीक, हमारे हाथ लगा है दो ठो इम्पोर्टेंट फैक्ट, जिसको आधार बनाकर प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप नोट के तौर पर वो दो ठो इम्पोर्टेंट फैक्ट लिख लें। प्रीलिम्स में हो सकता है इस स्टेटमेंट दे दे, आप पूछे सही है या गलत। ठीक, इस तरह से आपको ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, या फिर किसी क्वेश्चन के साथ में वो स्टेटमेंट जोड़ दे, जिसमें आपको अब नीचे में विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट लिखा रहता है, तो आप करेक्ट या गलत ढूंढिए। तो नोट में आप दो ठो इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर लिख लीजिए। Scientists have discovered that environmental factors play a greater role than genetic variants in determining the height of children in low and middle income countries than in countries in contrast to those from European nations where
genetic aspects predominate in regulating childhood height। और दूसरा, light can make water evaporate without heat। साइंटिस्ट लोग जो हैं दो नया चीज ढूंढ के निकाले, इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अब जानते हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भी आपके साथ इंक्लूड हो गया है। प्रीलिम्स जो होता है वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस और इंडियन सिविल सर्विस दोनों का साथ में होने लगा है। इन्वायरमेंट के क्वेश्चन का नंबर जो बढ़ गया है, तो दोनों फैक्ट उसी से रिलेटेड है। साइंटिस्ट क्या डिस्कवर किए हैं कि इन्वायरमेंटल फैक्टर जो होता है उनका रोल ज़्यादा है, हैज़ अ ग्रेटर रोल देन जेनेटिक वेरिएंट in determining the height of children in low and middle income countries, in contrast to those from European nations where genetic aspects predominate in regulating childhood height। क्या कह रहा है कि जो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज हैं जिसका इनकम बहुत कम है, जैसे कि इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये लोग लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में आते हैं। तो इधर जो है साउथ एशिया समझ लीजिए एक तरह से, इधर का कंट्री सब लो और मिडिल इनकम है। तो ऐसे जो कंट्री है वहाँ पर बच्चों का जो हाइट वो जो है इन्वायरमेंटल फैक्टर से ज़्यादा डिसाइड होता है इस, और जेनेटिक फैक्टर से कम। एक होता है, डिपेंड करता है कि आपका कैसा शरीर होगा, आपका जीन्स कैसा है, जीन्स जिससे कि हमारा शरीर का संरचना होता है, ठीक, बायोलॉजिकल फैक्टर वो है। लेकिन कह रहा है कि जो लो और मिडिल इनकम में कंट्री है यहाँ पे इन्वायरमेंटल फैक्टर से ज़्यादा डिसाइड होता है हाइट एज कंपेयर टू बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर का कम रोल है, इन्वायरमेंटल फैक्टर का ज़्यादा है कि हवा पानी कैसा है, कैसा भोजन आप कर रहे हैं, किस तरह का आपको इन्वायरमेंट मिला हुआ, इससे आपका फैक्ट ज़्यादा डिसाइड होगा हाइट। लेकिन कह रहा है यूरोपियन नेशन जो है, यूरोप के जो नेशन है उधर जेनेटिक फैक्टर से ज़्यादा डिसाइड होता है हाइट और इन्वायरमेंटल फैक्टर से कम, ठीक। उधर बायोलॉजिकल फैक्टर का बोलबाला है हाइट को देखने में, हाइट कैसा होगा, कम होगा ज़्यादा होगा, और इन्वायरमेंटल फैक्टर का कम। तो भाई कि उधर ठंडा प्रदेश है एक तरह से समझ लीजिए, तो एक तरह का रहता है, काफ़ी कुछ बढ़िया जलवायु भी मिल जाता है उन लोग। लेकिन इधर तो सब तरह का जलवायु मिलता है, बहुत गंदगी भी हो जाता है जिस वजह से फैला हुआ, तो अलग अलग उससे बीमारी भी हो जाता है। तो समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों हो सकता है, ठीक। तो एक चीज़ नया इस देखिए, इस चीज़ समझ तो सकते हैं हम लोग कि चूँकि अगर फैक्ट अब डिस्कवर्ड हो चुका है कि गारंटीड अब एकदम पता चल चुका है कि हाँ ऐसा है, तो अब साइंटिस्ट डिस्कवर कर लिया है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। हो सकता है स्टेटमेंट इस तरह का आपको दे दे कि जो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं उधर इन्वायरमेंटल फैक्टर हाइट को ज़्यादा डिसाइड करता है जेनेटिक फैक्टर्स के कंपैरिजन में। लेकिन ये यहाँ लोग फंसेंगे, शरीर कैसा होगा तो जीन से डिसाइड होगा, इन्वायरमेंट क्या डिसाइड करेगा तो थोड़ा बहुत, तो यहाँ फंस सकते हैं। तो अगर ऐसा आए तो आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। एक और साइंटिस्ट लोग ही ढूंढ के निकाले हैं ये भी चीज़, लाइट कैन मेक वाटर इवेपोरेट विदाउट हीट। आप जानते होंगे कि इवेपोरेशन वाष्पीकरण जो होता है उसके लिए क्या जरूरी है, हीट का जरूरी है। गर्मी का आप पढ़ते होंगे कि सूर्य का रोशनी जब पड़ता है तो पानी गर्म होता है, गर्म होने से भाप बन के ऊपर उठता है और फिर बादल बन के वो वापस पड़ता है। लेकिन ये साइंटिस्ट लोग ढूंढे हैं कि अगर हीट नहीं भी हो, बिना हीट के भी सिर्फ लाइट हो, जैसे मान लीजिए ठंड का मौसम में लाइट है, ठीक,
लेकिन उसमें उतना हीट नहीं होता, सूर्य का रोशनी तो है लेकिन उसमें हीट नहीं है, एकदम ठंडापन है मौसम में। कहता है लाइट में भी पानी इवेपोरेट हो सकता है अगर हीट ना हो तो। लाइट में ये क्षमता है कि बिना हीट के पानी को इवेपोरेट कर सकता है। अगर ऐसा स्टेटमेंट आ जाए तो अब आप इसको सही मानेंगे, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट था आज के लिए, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सा पॉइंट आज हम लोग को मिला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इनका आनंद उठाइए, अपने दिल जिगर कलेजा में समा लीजिए, एग्जामुआ में आए तो एकदम टकाटक सही मार के एकदम सही सही बना के आ जाना है कि नहीं। तो हमरे दुर्गा काली करण अर्जुन, आज आप अब अपने दिन का आनंद लीजिए। हम विश करते हैं, आई विश कि आपका दिन जो है एकदम शुभ शुभ खुशी खुशी बीते, आप हंसते मुस्कुराते हुए जम के अपना पढ़ाई भी करें, खाना पीना खाएं, आप मस्ती भी करें, है कि नहीं। फिर मिलते हैं आपसे, टाटा गुड बाय करते हैं।